नमस्कार, मैं हूं देबांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही सभी पार्टियां अब मैदान में उतरने को तैयार है। ऐसे में केंद्र सरकार ने चुनाव में जाने से पहले अपने सभी प्रलोभन बजट में देकर जनता को खुश कर दिया है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां जनता को खुश करने में लगी है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि चुनाव आयोग आगामी मार्च के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। आयोग के सूत्रों ने ये संकेत देते हुए लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराने की संभावना व्यक्त की है। अगर नियमित रूप से देखा जाए तो मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल आगामी 3 जून को खत्म होगा। इसके मद्देनजर आयोग ने चुनाव किस महीने में और कितने चरण में कराए जाने हैं, ये तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने 2004 में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की 29 फरवरी को 4 चरण में कराने की घोषणा की थी, तो वहीं चुनाव आयोग 2009 में 2 मार्च को 5 चरणों में और 2014 में 5 मार्च को 9 चरणों में कराने की घोषणा की थी। पिछले तीनों लोकसभा चुनाव अप्रैल से मई के दूसरे सप्ताह में संपन्न करा लिए गए थे। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों की माने तो आम चुनाव का समय और चरण तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूत्रों ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव कराने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल आगामी मई में और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल आगामी जून में पूरा हो रहा है। इसी बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा भी पिछले साल नवंबर से भंग है और नियमों की माने तो किसी भी विधानसभा का गठन 6 महीने की निर्धारित अवधि में हो जाना चाहिए। इस साल जम्मू कश्मीर विधानसभा का मई में समय पूरा होने वाला है। ऐसे में उससे पहले चुनाव आयोग के लिए राज्य में चुनाव कराना अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का फैसला हालांकि राज्य में पुख्ता सुरक्षा इंतजामों की पुष्टि पर ही निर्भर है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का 6 साल का निर्धारित कार्यकाल 16 मार्च 2021 तक था, लेकिन बहुमत वाली सरकार के गठन की संभावनाएं समाप्त होने के आधार पर इसे नवंबर 2018 में ही भंग कर दिया गया था। जो भी हो, बसंत ऋतु समाप्त होने वाला है और उसके बाद चैत आने वाला है, जिसमें सभी मदमस्त होकर घूमते हैं और ठीक उसी समय चुनाव आयोग भी लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव भी कराने जा रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां मदमस्त होकर जनता के पास जाएगी, तो दूसरी तरफ जनता चैत में फागुन को लेकर मदमस्त रहेगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किसको दूल्हा बनाकर दिल्ली के तख्तो ताज पर भेजती है। राम जन्मभूमि मंदिर का क्या हो, आप लोगों के मन में भी सवाल है ना? मैं आज स्पष्ट करने आया हूं यहाँ पर अलीगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी चाहती है वो ही स्थान पर जल्द से जल्द और भव्य राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता। और मैं आज अलीगढ़ के मंच से कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों पार्टियों को पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने तय है कि हम भव्य राम मंदिर वही चाहते हैं। सपा, कांग्रेस और बसपा अपना एजेंडा क्लियर करे कि आप राम मंदिर बने वो चाहते हो या नहीं चाहते। जब भी कोर्ट में केस आता है, कांग्रेस पार्टी के नेता जो वकील बनकर वहां पहुंचते हैं, तारीख पे तारीख लगवाने का काम करते। अभी राम जन्मभूमि न्यास से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार के पास 42 एकड़ जमीन वापिस मांगी, राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए वापिस मांगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 93 में कांग्रेस ने जो भूमि अधिग्रहित करी थी, वो भूमि राम जन्मभूमि न्यास को वापिस देने का फैसला भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हमने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर करा है। हलफनामा में कहा है कि जो स्टेटस को है
उससे मुक्ति दी जाए। हमारा स्टैंड तो स्पष्ट है, मगर कांग्रेस सपा बसपा अपना स्टैंड स्पष्ट करे, वो भारतीय जनता पार्टी की मांग है। मैं आज उनको पूछना चाहता हूं कि आप अपना स्टैंड स्पष्ट। मैं आज अलीगढ़ के मंच से कांग्रेस सपा बसपा तीनों पार्टियों को पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने का तय है कि हम भव्य राम मंदिर वही चाहते हैं। सपा कांग्रेस और बसपा अपना एजेंडा क्लियर करे कि आप राम मंदिर बने वो चाहते हो या नहीं चाहते। जब भी कोर्ट में केस आता है, कांग्रेस पार्टी के नेता जो वकील बनकर वहां पहुंचते हैं, तारीख पे तारीख लगवाने का काम करते। अभी राम जन्मभूमि न्यास में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार के पास 42 एकड़ जमीन वापिस मांगी, राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए वापिस मांगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 93 में कांग्रेस ने जो भूमि अधिग्रहित करी थी, वो भूमि राम जन्मभूमि न्यास को वापिस देने का फैसला भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे ऐसे नहीं भाई, कुछ समय के बाद मोदी जी हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं और वो ऊर्जा, वो संदेश लेकर देश के गांव-गांव तक, घर-घर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हमें मिलकर जाना है। मेरे साथ प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित मोदी जी के नेतृत्व में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, 2 दिन से हम लोग यहां पर 2014 से 2019 की यात्रा और 2019 से 24 तक की यात्रा का विचार आज ये पंडाल में बैठकर कर रहे हैं। 2014 से आज तक जिस प्रकार से हमारी सरकार चली, एक के बाद एक सरकारें बनती गई, 16 सरकारें आज भारतीय जनता पार्टी की है। उसने देश की राजनीति में एक मूलभूत परिवर्तन लाने का काम किया। कांग्रेस की विचारधारा से बने निकले, इनसे अलग हुए दलों ने जब तक देश पर शासन किया, देश की राजनीति को, देश के लोकतंत्र को 3 चीजों ने नासूर की तरह इसका खून चूसने का काम किया। परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण। परिवारवाद के कारण लोकतंत्र का मूल पर घाव हुआ। लोकतंत्र को निर्बल करने का काम परिवारवाद ने करा। जिनके अंदर पोटेंशियल है, संभावनाएं है, क्षमता है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। कुछ 25-30 परिवारों ने पूरे देश पर शासन करने का काम किया। जातिवाद के कारण विकास रुका, विकास थमा, विकास सीमित हुआ। जो सत्ता पे आया उसने अपनी जाति का विकास करने का प्रयास किया। समग्रता से सबके साथ, सबका विकास के सूत्र के साथ विकास नहीं पहुंचा। और तुष्टीकरण के कारण भी विकास भी रुका और समाज में एक जबरदस्त कुंठा का निर्माण हुआ। ये तीनों नासूर भारतीय राजनीति में कांग्रेस का योगदान है और ये तीनों नासूर कांग्रेस के निकले हुए सभी दलों के अंदर भी पहुंचे। ज्यादातर दल इसी दिशा में चले। 2014 में देश की जनता ने एक परिवर्तन करा, नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया और पूर्ण बहुमत देने के बाद जिस प्रकार से मोदी जी ने सरकार चलाई, हर साल चुनाव आए, हर साल चुनाव आए। हर साल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अभी 3 चुनाव में
परिणाम अच्छे नहीं आए। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, वहां हमारे विरोधी जरूर जीते हैं, हम परास्त नहीं हुए हैं, हम पराजित नहीं हुए। मीडिया के लोग इस विषय पर टिप्पणी करेंगे, मैं समझाना चाहता हूं कि पराजय किसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस साफ हो गई है, दूरबीन लेकर ढूंढनी पड़ती है, ऐसी हो गई है, इसको पराजय कहते हैं। बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर कांग्रेस को ढूंढनी पड़ती है, ऐसी स्थिति हो गई है, इसको पराजय कहते हैं। राजनीति के अंदर, चुनाव के अंदर हार जीत होती है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने ये तीनों राज्यों में अपनी जमीन नहीं खोई है। हमारे कार्यकर्ताओं को हौसला रखने की जरूरत है, हौसला गंवाने की जरूरत नहीं है। एक मौका है 2019 में, ये तीनों राज्य एक मजबूत सरकार डालने की नींव बन जाए। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना चाहिए।